हेलो स्टूडेंट्स, पिछले वाले लेक्चर में हमने संधारित्र के बारे में पढ़ा था कि संधारित्र क्या है। तो संधारित्र एक आवेश संग्रह करने की या विद्युत ऊर्जा संग्रह करने की एक ही युक्ति है, जिसमें दो कंडक्टर जो है, दो चालक प्लेटें या कंडक्टर या चालक होते हैं, जिन्हें बैटरी से जब जोड़ते हैं तो एक पर धनावेश व दूसरे पर ऋणावेश आता है। तो कल हमने संधारित्र के जो इम्पोर्टेंट फैक्ट्स हैं या उसके संदर्भ में जो महत्वपूर्ण तथ्य हैं वो भी मैंने लिखवाए थे। अब अगले वाली बात आती है कि संधारित्र का सिद्धांत क्या है। तो अब आप नेक्स्ट आर्टिकल लिखिएगा, संधारित्र के सिद्धांत। संधारित्र के सिद्धांत संधारित्र का सिद्धांत। संधारित्र का सिद्धांत क्या है, इसे लिखने से पहले इसे हम समझते हैं। देखिए कैसे। ये आपके पास में एक चालक है, ठीक है, और इस चालक को हमने वो धनावेश दिया। मान लीजिए कि इसे आवेश Q देने पर इस पर विभव V आया, ठीक। तो फिर विभव V आया तो इसकी धारिता हम C बराबर Q बटे में भी लिख सकते हैं। क्यों? क्योंकि ये परिभाषा हमने पढ़ी है, C बराबर Q बटे में भी। Q आवेश देने पर विभव V आया। लेकिन जरा सोचिए, ये तो हुई फर्स्ट स्थिति। दूसरी स्थिति, यदि इसी के पास में हम एक अनावेशित चालक रख दें, ये कोई अनावेशित चालक रख दिए, ये अनावेशित चालक। अब अनावेशित चालक रख देंगे तो ऐसी स्थिति में प्रेरण प्रभाव से यहां निगेटिव आ गया, ठीक है, और ये पोर्शन पॉजिटिव हो गया। कौन से प्रभाव से? प्रेरण प्रभाव से। अब हम ये कहें कि ये जो ऋणावेश आया, इस ऋणावेश की वजह से इसके विभव में कुछ कमी हो जाएगी। इसका मतलब इस पर आवेश तो उतना ही है, लेकिन इस पर पहले से विभव V था, लेकिन इसकी वजह से ये जो माइनस आवेश आया है, इसकी वजह से इसमें विभव में जो कमी हुई वो माइनस का विभव होगा माइनस आवेश के कारण। तो फिर मैं यहाँ प्लस, यहाँ माइनस V डैश, इस आवेश के कारण जो है। अब इस केस में ये धारिता आपके पास में कुछ कम हो गई, क्योंकि नीचे हर का मान कम हो गया, धारिता का मान क्या हो गया? बढ़ गया। तो फिर अगले वाले केस में, ये तो हुआ हमारे पास में पहला वाला केस। अगले वाले केस में सपोज कीजिए कि मैं इसको ग्राउंड कर दूं। तो इसको ग्राउंड करूंगा तो ये जो आवेश है, ये आवेश भूमिगत हो जाएगा, और भूमिगत हो जाएगा। लेकिन एक बात और है, फिर से देखिए इस बात को। यहां पर ये आवेश Q दिया, इस पर विभव V आया, धारिता ये लिखी। फिर हमने इसके पास में अनावेशित चालक रखा, इसके कारण इसके विभव में कमी माइनस V डैश हुई। लेकिन ये प्लस आवेश था, इसके कारण भी तो इसका विभव जो है बढ़ेगा, वो प्लस है आवेश, तो मैं इसको V डबल डैश मान लेता हूं। इसका मतलब ये आवेश जो है इसके नजदीक होने के कारण ज्यादा प्रभावशाली होगा, इसलिए C डैश की वैल्यू C के कंपैरिजन में ज्यादा आएगी। लेकिन तीसरे वाले केस में यदि मैं इसको भू संपर्कित और कर दूं तो फिर ये वाला आवेश भूमिगत हो जाता है। तो ऐसी स्थिति में जो धारिता C डबल डैश होगी उसमें केवल V प्लस माइनस V डैश, और ये क्या हो गया? 0। तो फिर ऐसी स्थिति में विभव में जो है वो कमी हो गई, तो फिर ये धारिता आपकी C डबल डैश जो है वो C के कंपैरिजन में बढ़ गई। इस तरीके से हम ये कह सकते हैं कि किसी चालक की जो धारिता है, आवेशित चालक की धारिता है, वो इसके पास अन्य भू संपर्कित चालक रख करके बढ़ाई जा सकती है, ठीक है। तो ये हमारे पास में जो है वो संधारित्र का सिद्धांत हो गया। तो अब हम इसे जो है वो लिखेंगे। देखिए कैसे लिखेंगे इसको, मैं एक बार फिर से एक्सप्लेन कर देता हूं। ये आवेशित चालक था, इस पर आवेश Q दिया, इसका विभव V आया, तब इसकी धारिता C बराबर Q बटे में V लिखी, इसके पीछे आधार है। फिर हमने जो है एक अनावेशित चालक रखा,
लेकिन प्रेरण प्रभाव से उसका ये सिरा माइनस और ये सिरा क्या बन गया, उसका प्लस बन गया। लेकिन इस माइनस प्रभाव के कारण इसके विभव में कुछ कमी हो गई, क्योंकि ये माइनस आवेश था, वो विभव जो पहले से v था तो माइनस v डैश का इफेक्ट और पड़ा यहाँ पर। लेकिन ये प्लस आवेश जो था वो इसके विभव में वृद्धि कर रहा था, क्योंकि ये प्लस आवेश था तो प्लस v डबल डैश। लेकिन हमने एक तरीका निकाला कि ये जो वृद्धि करने वाला फैक्टर है, या हम इसको यदि हम ग्राउंड कर दें, भू संपर्कित कर दें, तो ये आवेश भूमिगत हो जाएगा। तब ऐसी स्थिति में तीसरे वाले केस में v डबल डैश की वैल्यू तो जीरो हो जाएगी, और जीरो हो जाएगी तो फिर यहाँ आपके पास में इफेक्टिव जो हर का मान है वो कम हो जाएगा, और कम हो जाएगा तो धारिता का मान बढ़ जाएगा। तो आप एक ऐसी व्यवस्था करके और इस चालक की धारिता बढ़ा सकते हैं। ठीक है, तो अब हम इस चीज को लिखना शुरू करते हैं। देखिए संधारित्र का सिद्धांत। संधारित्र का सिद्धांत, यदि किसी आवेशित चालक के पास अन्य भू संपर्कित अनावेशित चालक रख दिया जाए तब आवेशित चालक के स्थिर आवेश पर विभव में कमी होने के कारण आवेशित चालक की धारिता में वृद्धि हो जाती है। यही संधारित्र का सिद्धांत है। तो अब आप इस संधारित्र के सिद्धांत को जो है वो नोट कर सकते हैं कि यदि किसी आवेशित चालक के पास अन्य भू संपर्कित अनावेशित चालक रख दिया जाए, तब आवेशित चालक के स्थिर आवेश पर विभव में कमी होने के कारण आवेशित चालक की धारिता में वृद्धि हो जाती है। तो ये तो हुआ हमारे पास में जो है वो सिद्धांत, लेकिन हम इसको किस तरीके से जो है वो दिखा सकते हैं चित्र के तौर पर। ये आपके पास में आवेशित चालक था, ये पहली स्थिति, ठीक, आवेशित चालक। लेकिन अब हम यहां ये देखें कि दूसरे वाली स्थिति में ये ए, दूसरे वाली स्थिति में ये जो हमारे पास में आवेशित चालक था, इसके पास में एक अन्य अनावेशित चालक रखा, तो ये चालक जो है वो प्रेरण प्रभाव से आवेशित हो गया। ठीक है, इसके कारण इसके विभव में कुछ कमी होगी, लेकिन इसके कारण इसके विभव में कुछ बढ़ोतरी होगी, लेकिन ओवरऑल ये नजदीक होने के कारण विभव में कमी का प्रभाव ज्यादा होगा। ये हमारे पास में हो गई व्यवस्था बी। अब व्यवस्था सी में हमने क्या किया, व्यवस्था सी के अंदर हमने ये देखा कि हम इसको भू संपर्कित कर दें। ठीक है, तो भू संपर्कित करेंगे
तो फिर ये जो इस पर आया हुआ जो माइनस आवेश है, माइनस आवेश है, सिर्फ यही कि इसी के कारण विभव में कमी ही होगी और इसकी धारिता बढ़ जाएगी। तो ये भू संपर्कित, ये आपके पास में सिचुएशन तीसरी है। तो फिर ये जो भी मैंने क्लियर किया था उसी चीज को मैं इस तरीके से दिखा सकता हूं कि ये आवेशित चालक है, ये अनावेशित चालक रख देने से प्रेरण प्रभाव से नेगेटिव चार्ज और पॉजिटिव चार्ज आता है। नेगेटिव चार्ज के कारण इसके विभव में कमी होती है, पॉजिटिव के कारण इसमें बढ़ोतरी होती है, लेकिन ये ज्यादा इफेक्टिव होने से वे विभव में जो है कमी होती है। लेकिन यदि ये प्लस आवेश यदि ग्राउंड ही कर दिया जाए तो केवल फिर यहाँ पर विभव में कमी ही होगी, और इसका आवेश स्थिर बना हुआ है तो इसके विभव में कमी होने से इस चालक की धारिता वो बढ़ जाएगी। इस तरीके से हम ये कह सकते हैं कि जो है किसी संधारित्र की जो धारिता है वो हम बढ़ा सकते हैं या सिद्धांत को समझा सकते हैं। तो अब आप इसे नोट कर लीजिएगा, ठीक है। अब हम नेक्स्ट आर्टिकल पर आते हैं। देखिए नेक्स्ट आर्टिकल क्या है। संधारित्र के सिद्धांत के बाद समांतर प्लेट संधारित्र की धारिता के लिए व्यंजक व्युत्पन्न करना। समांतर प्लेट संधारित्र की धारिता के लिए व्यंजक व्युत्पन्न करना। समांतर प्लेट संधारित्र की धारिता के लिए, संधारित्र की धारिता के लिए व्यंजक व्युत्पन्न करना। ठीक है। समांतर प्लेट संधारित्र जो है वो हमारे पास में क्या है, तो समांतर जो प्लेट संधारित्र है उसमें जो है दो चालक प्लेटें होती हैं जो समान ज्यामिति और समान क्षेत्रफल की होती हैं, जो परस्पर अल्प दूरी पर समांतर स्थित व्यवस्था होती है। ठीक है, तो पहले हम समांतर प्लेट संधारित्र को परिभाषित करेंगे। समान ज्यामिति समांतर प्लेट संधारित्र, समांतर प्लेट संधारित्र क्या है? समान ज्यामिति एवं समान क्षेत्रफल। तो फिर हम लिख रहे हैं यहां पर समान ज्यामिति एवं समान ज्यामिति एवं समान क्षेत्रफल। क्या बताया? समान ज्यामिति एवं समान क्षेत्रफल, समान क्षेत्रफल की दो चालक प्लेटें, दो चालक प्लेटें परस्पर, चालक प्लेटें परस्पर अल्प दूरी से समांतर स्थित हों, समांतर स्थित हों, तब इस प्रकार बनी व्यवस्था, तब इस प्रकार बनी व्यवस्था समांतर प्लेट संधारित्र होती है। समांतर प्लेट संधारित्र होती है, संधारित्र होती है। ठीक है, ये हमारे पास में समांतर प्लेट संधारित्र की परिभाषा बन गई कि समान ज्यामिति होनी चाहिए। देखिए कंडीशन है यहाँ पर, समान ज्यामिति होनी चाहिए, समान क्षेत्रफल की दो चालक प्लेटें होनी चाहिए, अल्प दूरी से समांतर स्थित हों, तब इस प्रकार बनी व्यवस्था क्या कहलाती है? ये कहलाती है हमारे पास में समांतर प्लेट संधारित्र। और अब हम आते हैं कि समांतर प्लेट संधारित्र की धारिता के लिए व्यंजक कैसे व्युत्पन्न करेंगे। ठीक है, तो इसके व्यंजक व्युत्पन्न करने के लिए
इस परिभाषा को तो आप नोट कीजिएगा। मैं व्यंजक व्युत्पन्न करने की बात इसमें आगे करता हूं, तो साथ साथ आपको याद भी हो जाना चाहिए समान ज्यामिति, समान ज्यामिति समान ज्यामिति एवं समान क्षेत्रफल की दो चालक प्लेटें अल्प दूरी से समान ज्यामिति एवं समान क्षेत्रफल की दो चालक प्लेटें परस्पर अल्प दूरी से समांतर स्थित हों तब इस प्रकार बनी व्यवस्था समांतर प्लेट संधारित्र होती है। ठीक है, नोट कर लिया होगा। अब किस तरीके से हम जो है वो धारिता ज्ञात करेंगे। अब आते हैं फिगर पर। मान लेते हैं कि हमारे पास में दो समांतर प्लेट हैं, ये दो समांतर चालक प्लेटें हैं, ठीक है। इन प्लेटों के बीच की जो दूरी है वो d है, क्षेत्रफल इनका a है, क्षेत्रफल। इसे हम बैटरी से कनेक्ट कर दें पॉजिटिव, इसे हम बैटरी से कनेक्ट कर दें नेगेटिव। ठीक, अब पॉजिटिव से कनेक्ट करेंगे तो ये हमारे पास में पॉजिटिवली चार्ज्ड, ठीक है। ये नेगेटिवली चार्ज है, ये प्लेट का क्षेत्रफल a है और दूरी इनके बीच की d है और इनको हमने निर्वात में रखा है के लिए। अब यहां हम ये देखेंगे कि इस टाइटल का मैथमेटिकल आइडिया क्या है। देखिए, समांतर प्लेट संधारित्र की धारिता के लिए व्यंजक व्युत्पन्न करना। यदि आपको सिस्टम दिया गया है तो समांतर प्लेट संधारित्र की जो धारिता ज्ञात कर रहे हैं तो इसमें समांतर प्लेटों का क्षेत्रफल, प्रत्येक प्लेट का क्षेत्रफल हमें मालूम है a नॉन है, प्लेटों के बीच की दूरी d हमें नॉन है, जानकारी में है, और धारिता हमें ज्ञात करनी है, c ज्ञात करनी है। तो व्हाट इज आइडिया? आइडिया इज दिस, c इज फंक्शन ऑफ a एंड d। यदि आपको कोई सिस्टम दिया जाता है तो उस सिस्टम की इंफॉर्मेशन आपको होती है। तो मैंने कहा कि समांतर प्लेट संधारित्र, इसका मतलब प्लेटें हैं तो क्षेत्रफल होगा, समांतर प्लेटें हैं तो उनके बीच की दूरी भी होगी, और धारिता ज्ञात करना, तो धारिता ज्ञात करना इसका मतलब आपको C जो है वो ज्ञात करना है। तो ये हमारा एक फॉर्म जो है वो आइडिया हो गया कि हम एक फॉर्मूला बनाने जा रहे हैं किस किस के बीच में, C, A व D के बीच में। तो फिर अब किस तरीके से हम ये जो है वो काम करेंगे, तो हम उस पर आते हैं। तो हम यहाँ लिखते हैं चित्र में ए क्षेत्रफल की दो चालक प्लेटें परस्पर अल्प दूरी d पर स्थित है, परस्पर अल्प दूरी d पर स्थित हैं, ठीक है। ए क्षेत्रफल की दो चालक प्लेटें परस्पर अल्प दूरी d पर स्थित हैं, ये आपको दिया गया है, ये नॉर्म है। अब आगे मैं लिखता हूं, यदि संधारित्र की प्लेटों पर ये हम मान रहे हैं संधारित्र की प्लेटों पर आवेश का परिमाण Q, एवं प्लेटों के मध्य विभवांतर
V हो तब धारिता की परिभाषा से, तब धारिता की परिभाषा से, धारिता की परिभाषा से क्या सीखा था हमने? हमने सीखा था कि फिर तो C निकालना हम Q बटे V से जान सकते हैं। ये समीकरण नंबर 1। तो ये प्लेट का क्षेत्रफल A था, तो इस पर आवेश आ गया प्लस Q, इस पर आवेश आ गया माइनस Q। तब हम विभवांतर कितना हो गया इसके बीच में? इसके बीच में विभवांतर हो गया V, प्लेटों के बीच विभवांतर। तब हम धारिता इस तरीके से लिख सकते हैं। ये बात नंबर 1 हो गई। लेकिन हम यहां ये देखें कि यहां विद्युत क्षेत्र E है। विद्युत क्षेत्र का मान कितना है? यहां विद्युत क्षेत्र का मान E है। प्लेटों के बीच की दूरी D है। तो फिर विभवांतर, लेकिन V बराबर E इंटू में D। ये बात नंबर 2। क्यों? ये फार्मूला कैसे है? यदि आपको ध्यान हो तो हमने विभव वाले चैप्टर में पढ़ा था dV बराबर माइनस EdR। ये फार्मूला था। इसको मैं विभव V और इसको विद्युत क्षेत्र E, ये दूरी D, तो फिर V बराबर हम क्या लिख सकते हैं? ED। तो इसी से प्रभावित होकर के या इसके प्रेरणा से हम ये फॉर्मूला लिख सकते हैं कि किन्हीं दो प्लेटों के बीच में विभवांतर जो है वो विद्युत क्षेत्र की तीव्रता को उनके बीच की दूरी से गुणा करने पर प्राप्त होता है। तो ये फार्मूला आप वेद के नाम से याद रखेंगे, V बराबर ED। V विभवांतर, E विद्युत क्षेत्र की तीव्रता और D डिस्टेंस। और उसका लॉजिक हमारे पास में ये है, विद्युत विभव और विद्युत क्षेत्र की तीव्रता में समान। तो कंफ्यूजन में नहीं होना, ये फार्मूला हमने कैसे लिखा है? वो ऐसे लिखा है। तो फिर मैं यहां लिख दूं E, प्लेटों के मध्य विद्युत क्षेत्र की तीव्रता, प्लेटों के मध्य विद्युत क्षेत्र की तीव्रता, ठीक है। E प्लेटों के मध्य विद्युत क्षेत्र की तीव्रता है। तो इस तरीके से हम जो है वो V का मान हम निकाल सकते हैं। अब हम यहाँ ये देखेंगे कि जो राशियां जितनी टूट सकती हैं वो कितनी टूटती हुई जाएंगी, उनके ऊपर आप ध्यान देना है, क्योंकि Q जो है वो तो मूल रूप से आ गई और V जो है वो V बराबर हम ED लिख सकते हैं। तो फिर 1 व 2 से, 1 व 2 से रिजल्ट क्या आया? C बराबर Q बटे में ED। ये बात नंबर कितनी हो गई? 3। ठीक है। लेकिन अब यहां से D डिस्टेंस उसका वो नहीं टूट सकती, आवेश Q मूल रूप से है। तो यहां विद्युत क्षेत्र की जो तीव्रता E है वो एक बार फिर से विभाजित हो सकती है। देखिए कैसे, ध्यान हो तो पिछले वाले चैप्टर्स में चैप्टर में एक बात आई थी विद्युत क्षेत्र की तीव्रता वाले में। वो क्या आई थी कि ये हमारे पास में दो प्लेटें हैं, तो दोनों प्लेटों के बीच में कितना विद्युत क्षेत्र होगा? तो हमने 3 बिंदु लिए थे, एक बिंदु A, एक B और एक C। यहां विद्युत क्षेत्र की तीव्रता 0 थी, यहां विद्युत क्षेत्र की तीव्रता भी 0 थी, लेकिन यहां विद्युत क्षेत्र की तीव्रता सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट थी। गाउस के नियम के अनुप्रयोग में ये चैप्टर 2 की बात है। क्लियर? तो मैं कोई भी बात विदाउट बेस नहीं कर रहा हूं या विद बेस ही कर रहा हूं। तो फिर यहां हम एक बार फिर से लिखते हैं, लेकिन क्या? लेकिन E बराबर सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट। और ये बात नंबर कितनी हो गई? 4। तो E जो है वो टूट गया एक बार से। और सिग्मा क्या है? पृष्ठ आवेश घनत्व, पृष्ठ आवेश घनत्व। ठीक। एप्सिलॉन नॉट निर्वात की विद्युतशीलता, एप्सिलॉन नॉट निर्वात की विद्युतशीलता। ठीक है। तो फिर आप जो है समीकरण 4 से ये मान किसमें रख दीजिएगा? ये मान रख दीजिएगा किसमें? 3 में। तो 3 व 4 से, 3 व 4 से बोलो क्या रिजल्ट आया? C बराबर Q बटे में E का मान सिग्मा D और एप्सिलॉन नोट कहां चला गया? ऊपर। और ये बात नंबर कितनी हो गई? 5। तो फिर मैं यहां कह सकता हूं कि इसका पृष्ठ आवेश घनत्व प्लस सिग्मा है, इसका पृष्ठ आवेश घनत्व माइनस सिग्मा है, और परिमाण जो है वो आपके पास में पृष्ठ आवेश घनत्व का सिग्मा है। लेकिन अब
यहाँ तक आपने नोट कर लिया होगा। मैं नेक्स्ट आता हूँ, यहाँ मैं रिमूव कर रहा हूँ, ध्यान दीजिएगा अगले वाली इक्वेशन यहीं आएगी। अब यहाँ हम सिग्मा को एक बार फिर से तोड़ सकते हैं। बात ये कि पृष्ठ आवेश घनत्व क्या होता है। पृष्ठ आवेश घनत्व जो है वो आवेश बटे में क्षेत्रफल होता है। क्या बताया, आवेश बटे में क्षेत्रफल। लेकिन मैं अब सिग्मा को तोड़ रहा हूं इसमें से, सिग्मा बराबर क्यू बटे में ए, आवेश बटे में क्षेत्रफल। ये समीकरण नंबर कितनी हो गई, 6। ठीक, तो फिर कौन कौन सी से, 5 व 6 से क्या रिजल्ट आया, रिजल्ट आया सी बराबर क्यू डी बटे में सिग्मा की वैल्यू क्यू अपॉन में ए ऊपर चला गया, और इनटू में जो है आपके पास में किसकी वैल्यू पुट कर रहे थे हम, क्यू अपॉन में ए, और ये एप्सिलॉन नॉट, और ये जो है नीचे कितना रह गया आपके पास में एप्सिलॉन नॉट क्यू की वैल्यू एक बार फिर से हम देखते हैं, C इक्वल क्यू एप्सिलॉन नॉट ए। ठीक, और सिग्मा की वैल्यू नीचे रख रहे हैं, क्यू अपॉन ए कहां चला गया, ऊपर, इनटू में डी। एक बार फिर से देख लीजिएगा, क्यू एप्सिलॉन नॉट सिग्मा की वैल्यू कितनी है, क्यू अपॉन ए ऊपर चला गया, और डी का ये डी आ गया। इससे क्या हुआ, क्यू से क्यू क्या हो गया, कैंसिल। तो फिर सी बराबर एप्सिलॉन नॉट ए अपॉन में डी आ गया। ठीक है, ये इक्वेशन आपके पास में हो गई 7। तो मैंने जो आइडिया दिया था उस आइडिया के मुताबिक ए और डी फार्मूले में आ रहे हैं कि नहीं आ रहे हैं। तो हम ये कहें कि जब दो चालक प्लेटें निर्वात में स्थित हैं तब आपके पास में समांतर प्लेट संधारित्र की धारिता का फार्मूला ये बन जाएगा, C इक्वल एप्सिलॉन नॉट ए अपॉन में डी। लेकिन यहां से हमें एक शिक्षा और मिलती है, वो क्या, कि समांतर प्लेट संधारित्र की धारिता किन कारकों पर निर्भर करती है। तो इस फार्मूले से C समानुपाती किसके हो गए, A के, अर्थात क्षेत्रफल बढ़ाएंगे तो धारिता बढ़ेगी। व्युत्क्रमानुपाती किसके हो गई, D के, अर्थात उनके बीच की दूरी बढ़ाएंगे तो C घटेगी। तो फिर अब हम, ये आपने नोट कर लिया होगा, जस्ट उसके बाद में आप यहां नोट कर सकते हैं। तो मैं इसका रिजल्ट लिख रहा हूं, समीकरण 7 से आपको क्या सीखने को मिला। देखिए समीकरण 7 से जो रिजल्ट आया, आता है C समानुपाती A एवं C व्युत्क्रमानुपाती B। C किसके समानुपाती है, क्षेत्रफल के, और व्युत्क्रमानुपाती किसके हैं, D के हैं, अर्थात प्लेटों के क्षेत्रफल के जो है धारिता समानुपाती और उसके व्युत्क्रमानुपाती होती है। इस तरीके से जो है हम इस व्यंजक को व्युत्पन्न कर सकते हैं। ठीक है, अब नोट कर लेंगे आप ये। अगले बात आती है हमारे पास में कि समांतर प्लेट संधारित्र के लिए ही एक चीज होती है जिसे हम कहते हैं उपांत प्रभाव। क्या कहते हैं, उपांत प्रभाव। तो इस उपांत प्रभाव के बारे में भी हम जानेंगे। तो देखिए कि उपांत प्रभाव क्या है। उपांत प्रभाव जो है, पहले आप इसको समझ लें। ये हमारे पास में एक चालक प्लेट है और ये समांतर प्लेट संधारित्र की दूसरी चालक प्लेट है। ये दो चालक प्लेटें हैं। इसे हम प्लस आवेश देते हैं और इसे हम जो है वो माइनस आवेश देते हैं। तो विद्युत जो क्षेत्र होगा वो विद्युत क्षेत्र जो है वो प्लस प्लेट से और माइनस प्लेट की तरफ होगा। ठीक, तो फिर ये विद्युत क्षेत्र जो आएगा वो विद्युत क्षेत्र इस तरीके से आएगा, प्लस से किधर, माइनस की ओर, और ये विद्युत क्षेत्र होगा, ये सम विद्युत क्षेत्र होगा। लेकिन यहां हम ये देखें कि किनारों के ऊपर ये विद्युत क्षेत्र रेखाएं जो हैं, ये विद्युत क्षेत्र रेखाएं आएंगी, ये वक्राकार आएंगी। कैसी आएंगी, ये वक्राकार। कहां पर, किनारों पर। कारण, क्योंकि किनारों पर पृष्ठ आवेश घनत्व अधिक होगा। किनारों पर पृष्ठ आवेश घनत्व अधिक होगा क्योंकि ये जो प्लस आवेश है
और ये जो क्वांटीकृत है, इसलिए प्रतिकर्षण के कारण जो आवेश है वो कहां पर ज्यादा हो जाएगा, वो इन किनारों वालों पोर्शन पर ज्यादा हो जाएगा, और ज्यादा हो जाएगा तो पृष्ठ घनत्व अधिक होने के कारण अब इन रेखाओं को बाहर फैलने का मौका मिल जाएगा। तो हम कह सकते हैं कि ये जो समांतर प्लेटें हैं, इनके जो किनारों वाली विद्युत क्षेत्र रेखाएं हैं, वो रेखाएं जो है वो सीधी न होकर के, सरल रेखीय न होकर के वक्रीय हो जाती हैं। इस घटना को हम उपांत प्रभाव कहते हैं। तो ये नेक्स्ट लेक्चर में हम इस प्रभाव को लिखेंगे। जो है आज इतना ही। थैंक यू।